लो देखिएगा, क्लास 11 अपन जनरल एंट्रेंस पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास में एक सवाल सॉल्व किया था। आज हम टॉपिक लेके हैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक संस्था है बैंक, जहां जमाएं स्वीकार की जाती है और नकद निकाली जाती है। रोकड़ जमा करते हैं और वहां से पैसा निकाला जाता है। एक छोटी सी परिभाषा है कि ऐसी संस्था जहां जमाएं स्वीकार की जाती है और ऋण प्रदान किया जाता है, उसे बैंक कहते हैं। आप लोगों ने भी एक बैंक देखी होगी, बैंक के बारे में जाना होगा। बैंक एक वित्तीय संस्था है। हम बैंक के बारे में देखते हैं तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था का मतलब होता है वहां पैसे का लेन देन किया जाता है। आप लोग बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक से पैसा निकाल देते हो। तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमको बैंक से करने पड़ते हैं। सामान्यतः हम कैश में सारे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिट होती है कैश में ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो पैसे का लेन देन करते हैं वो कुछ हद तक हम बैंक के माध्यम से भी करेंगे। तो बैंक से रिलेटेड हमें एंट्रियां किस प्रकार से करनी है, बैंक से रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन किस प्रकार से रिकॉर्ड करने हैं, वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, बैंक एक व्यक्तिगत खाता है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि पर्सनली बैंक एक इंस्टीट्यूट होती है, बैंक का नाम होता है, बैंक को आप एक प्रकार से व्यक्ति मानते हो, और चाहे वो कोई सा भी बैंक क्यों ना है, हम उसको एज ए पर्सनल अकाउंट मानकर उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, द रूल्स ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज, अमाउंट जमा कराने पर, हम यहाँ लिखते हैं बैंक में जमा कराने पर डेबिट करो और बैंक से निकालने पर क्रेडिट करो। देखिए, समझने की कोशिश करना। आप बैंक में जब भी पैसा जमा कराते हो, आप बैंक में कोई अमाउंट जमा कराया है, जमा कराना मतलब बैंक में देख रहे हो, बैंक पाने वाली होती है। पाने वाली से तात्पर्य होता है कि बैंक को आप दे रहे हो। और आप लोग भी जानते हो, जनरली बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट के नियमों के अनुसार पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज दैट टाइम इट इज रिसीवर। उस समय बैंक रिसीवर होता है, बैंक पाने वाला होता है। और जब आप बैंक से निकालते हो, आपने बैंक से निकाला है, उस समय आपको बैंक क्रेडिट करना है, क्योंकि बैंक आपको देने वाला है। उस टाइम बैंक एक गिवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन समझते हैं। जैसे लिखा आपको, बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए, जमा करवाए। जैसे ही आपने बैंक में जमा कराया, बैंक को डेबिट करोगे। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक में आपने जमा कराया है, बैंक पाने वाला है। और टू कैश, कैश क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कैश यहाँ से जा रही है। कैश हमारी रियल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो वस्तु यहाँ से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो अपने बिजनेस से कैश जा रही है, आपके यहाँ से कैश जा रही है, और जा रही है इसीलिए आपको यहाँ से क्रेडिट करना है। ठीक है। तो ये था आपके जमा कराने पर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ये लिखते हैं कि बैंक से 5,000 रुपये निकाले, आपने लिखा बैंक से 5,000 रुपये निकाले। जब आप निकाल रहे हो तो कैश आ रही है आपके पास में, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे जनरली ये समझे हैं कि जब आपका बैंक से पैसा आता है, बैंक में पैसा आता है,
तब तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक से जाता है तब हम अकाउंट करते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक पाने वाली है, हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, तब तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब हमने बैंक से निकाल दिया है तब बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंक में कैश के साथ आप चेक भी जमा कराते हो। एक शब्द आता है चेक, आप लोगों ने सुना होगा चेक के बारे में। चेक बैंक द्वारा एक जारी किया गया कागज या प्रपत्र होता है जिस पर हस्ताक्षर कर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। बैंक एक प्रपत्र जारी करता है जिसके माध्यम से आप भुगतान प्राप्त कर सकते हो। तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं कि चेक एक बैंक द्वारा जारी किया गया, चेक बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जिस पर हस्ताक्षर कर हम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बेटा, आवाज आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या फिर आपकी ऑडियो बंद होगी, इसीलिए नहीं आ रही है। आप लोग ट्राई करो, एक बार आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन, चेक जनरली हमारे कई सारे ट्रांजैक्शन हम चेक से कर लेते हैं, तो आपको चेक से रिलेटेड किस प्रकार से एंट्री करनी है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं जब हम चेक को समझते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, जब आपने चेक रिसीव किया है, जब चेक प्राप्त किया हो, और दूसरा पॉइंट आता है जब चेक से भुगतान किया हो। 2 कंडीशन है आपके पास में। फर्स्ट कंडीशन, जब हमने चेक रिसीव किया है, जब आपको चेक प्राप्त हुआ है, उस समय हम एंट्री करते हैं, चेक से रिलेटेड अलग एंट्री होगी, और आपने जब किसी को चेक दिया है उस समय बैंक से रिलेटेड या चेक से रिलेटेड अलग एंट्री होती है। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आपने चेक प्राप्त किया है, आपको चेक प्राप्त हुआ है, तो आपके पास 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, चेक उसी दिन बैंक में जमा करवाने पर। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पहले क्लियर कर लेता हूं कि मान लीजिए आपका चेक है, इस प्रकार से एक चेक आता है। जिस व्यक्ति से आपको चेक प्राप्त किया है वो इस चेक पे कुछ चीजें कंपलसरी मेंशन करनी होती है। जैसे एक तो होती है डेट, एक आपका अमाउंट, और एक सिग्नेचर होते हैं। उसके अलावा एक होता है नाम, कि चेक किसके नाम पर दिया गया है, कौन सी डेट को मिला है, और देने वाले के सिग्नेचर क्या है। देखो, चेक से रिलेटेड एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपको चेक प्राप्त होता है, सपोज कीजिए आपको मैंने चेक दिया, मैंने मेरा चेक, मान लीजिए एसबीआई का चेक है, एसबीआई एक बैंक का नाम है, आप जानते ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको चेक दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके नाम पे एक चेक दिया है, आपका नाम जो भी है XYZ, डेट डाल दी मैंने आज की 10 नवंबर 2020, और अमाउंट है आपके पास में, यहाँ जैसे एक अमाउंट का कॉलम होता है 10,000, मैंने यहाँ लिख दिया 10,000 रुपीज ओनली, और मैंने साइन कर दिया। ये एक चेक का फॉर्मेट है। ठीक है, जब ये चेक प्राप्त हुआ, ये चेक आपके लिए उस समय यूजफुल होगा जब इस चेक को आप बैंक में जमा कराओगे। जब तक ये चेक बैंक में जमा नहीं होता है, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपका पहला काम, जैसे ही आपको चेक प्राप्त होता है, हमारा ये पहला काम होता है, हम उस चेक को बैंक में जमा कराते हैं। हम उस चेक को लेकर अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं। वो चाहे किसी भी बैंक में अपना खाता क्यों ना हो, हमें बैंक में इस चेक को जमा कराना होता है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट, आपको चेक प्राप्त होने की डेट से विदिन 3 मंथ, आगे के 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक जमा कराना होता है। एनी डाउट? फर्स्ट पॉइंट, आपको जिस दिन चेक प्राप्त हुआ है, जिस दिन चेक पर डेट डाली हुई है, वहां से आगे के 3 महीने के अंदर इस चेक को बैंक में जमा कराना पड़ेगा। यदि 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो चेक वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो पहला पॉइंट, जरूरी नहीं है जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जमा कराना, हम 3 महीने के अंदर बैंक में जमा करा सकते हैं। चलिए, तो
पहला पॉइंट हम समझ गए कि सर हम 3 महीने के अंदर जमा कराएंगे, तो ये कोई पॉइंट जरूरी नहीं है कि उसी दिन जिस दिन मिला था उसी दिन आपको जमा कराना होगा। कोइंसिडेंस है, आपको रिसीव हो गया, आप सेम डे जमा करा सकते हो, नहीं भी कराते हो तो चलता है, आपको आगे के 3 महीने के अंदर उसको जमा कराना होगा। सेकंड पॉइंट, आपको अपने चेक पे डेट के साथ नाम प्लस अमाउंट मेंशन करना कंपलसरी होता है। कितना अमाउंट है, इन वर्ड्स एंड इन फिगर, दोनों में लिखना होगा, अंकों में, शब्दों में, दोनों में आपको अमाउंट लिखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, आपको अपने सिग्नेचर होने चाहिए जिस व्यक्ति से आपने चेक रिसीव किया है। अब आप ये चेक बैंक में जमा कराते हो, जैसे ही बैंक में चेक जमा होता है, बैंक ये सारी डिटेल चेक करती है। बैंक आपकी डिटेल चेक करती है कि डेट सही लिखी हुई है, इन 3 मंथ में ही जमा हुआ है, आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो सही है, सामने वाले के खाते में पैसा है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक होती है। फिर उस चेक का पेमेंट आता है, उसे बोलते हैं क्लियरिंग ऑफ चेक। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही आप चेक रिसीव करते हो, जरूरी नहीं है उसी दिन बैंक में जमा कराना, हो जाता है अलग बात है। तो हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। व्हेन वी हैव रिसीव्ड द चेक, देन वी हैव 2 कंडीशन ऑफ रिलेटेड टू चेक। फर्स्ट, द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। फर्स्ट पॉइंट, द चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा करा लिया, जो चेक आपको मिला था वो चेक आप उसी दिन बैंक में जमा करा रहे हो। जब आपने उसी दिन जमा कराया है तब आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा हो जाता है तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। यहाँ पर्सनल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चेक प्राप्त किससे हुआ है, या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या ये चेक आपको माल बेचकर प्राप्त हुआ होगा, या फिर कोई इनकम प्राप्त हुई होगी। देखो, हमको चेक इन 3 टाइप से ही रिसीव हो सकता है, बाकी कोई चौथा ऑप्शन ही नहीं है। पहला तो किसी व्यक्ति का नाम दे रखा होगा, दूसरा पॉइंट आपने माल बेचा होगा फिर चेक रिसीव किया है, और तीसरा पॉइंट कोई इनकम रिसीव हुई है, कोई इनकम प्राप्त हुई है, उसके बदले में चेक आया है। तो आपका चेक सेम डे डिपॉजिट होता है तब तो आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। यहाँ पर्सनल का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, माल बेचा है तो सेल्स, या इनकम है तो इनकम। लेकिन सेकंड कंडीशन, यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया है, आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया है, तब आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। तो दोनों में आपको एक चीजें नजर आ रही होगी। सेम डे जमा करा लेते हैं तो बैंक डेबिट करना है, सेम डे नहीं कराते हो तो कैश डेबिट करना है। एनी डाउट? यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, नहीं समझ में आता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैसेज में चैट कर दीजिएगा, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। सिंपल एडजस्टमेंट है, चेक रिसीव हो गया, सेम डे जमा करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं कराया, बाद में कराया है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये वाला चेक जब आप बैंक में जमा कराते हो, ये चेक बैंक में जमा कराते हो, तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये चेक जब आपने बाद में जमा कराया है, जैसे ही आप बाद में जमा कराओगे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये तो था आपके पास में जब चेक रिसीव होता है, आपने चेक रिसीव किया है उस समय आपको काम ये करना है। लेकिन वही स्थिति हमारे पास में फिर से आती है कि चेक जब हमने रिसीव ना करके किसी को दिया है, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि रिसीव होता है जब तो आपको ये काम करना था, लेकिन स्थितियां ये हमारे सामने आ गई कि हमने प्राप्त नहीं किया, हम किसी को दे रहे हैं। हमने चेक प्राप्त नहीं किया, हम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। जब हम पेमेंट करेंगे उस समय क्या एंट्री करनी है, आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपने किसी को चेक दिया है तब आपको एंट्री करनी है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अब यहाँ पे जो पर्सनल है उसका अर्थ होगा या तो परचेज या नाम या एक्सपेंसेस। आप किसी को चेक दे रहे हो तो ये तीन ऐसी स्थितियां हैं जब हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। पहला, किसी का नाम होगा, दूसरा परचेज, आपने माल खरीदा होगा, और तीसरा एक्सपेंसेज होगा। देखिए एक बात दोनों में इतना क्लियर हो गया है कि जब आप रिसीव करते हो तब तो आपको दो स्थितियां देखनी होती है, चेक उसी दिन जमा कराया या नहीं कराया है। लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं उस समय आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने चेक दिया है, दैट मीन वी हैव बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। सीधा काम करना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर लो। एक कॉमन सा एडजस्टमेंट है, आप रिसीव कर रहे हो तब तो जमा कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं कराया कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, आप पेमेंट कर रहे हो तब तो आपको बैंक अकाउंट ही क्रेडिट करना है। देखिए सब करना कैसे, हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 100 पेज नंबर आपका 100 और क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमेरिकल नंबर 13 क्वेश्चन है। एक बार आप निकालिएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। चलिए, अपने कॉन्सेप्ट के बाद हम इस क्वेश्चंस को लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर है 13। बुक का पेज नंबर है आपका 100, मैं लिखता हूं पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट एंट्री 2017 दिसंबर 1। आपको पहला ही ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग जहां सवाल स्टार्ट हो रहा है वहां लिखा हुआ है रोकड़ 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। देखिए कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश आ रही है, कैपिटल प्रोप्राइटर देने वाला है। हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वही नरेशन लिखेंगे हम, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिसंबर 1, सेकेंड दिसंबर को आपको एंट्री करनी है। अब आप बड़े ही ध्यान से समझना, ट्रांजैक्शन नया है। भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। आप बैंक में खाता खोल रहे हो, ध्यान से समझना। जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो बैंक खाता खोलती ही नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आप बैंक में खाता खोलने जाते हो आपको पैसा जमा कराना है। तो जब आप बैंक में खाता खोलते हो इसका मतलब कंपलसरी यही है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया होगा। ठीक, आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो। और अभी हमने समझा था जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है, बिकॉज बैंक इज अवर पर्सनल अकाउंट एंड नाउ वी आर डिपॉजिटेड द अमाउंट इन बैंक। हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक पाने वाली है, और बैंक पाने वाली है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप जब भी बैंक में जमा कराओ फिक्स एंट्री यही है, बैंक में खाता खोल रहे हो मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ है, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 30,000, आपका अमाउंट है 30,000। नरेशन लिखोगे बीइंग ए बैंक अकाउंट इज ओपनड। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आशु से माल खरीदा। आप माल खरीद रहे हो आशु से। जब भी हम माल खरीदते हैं हमारा पहला अकाउंट होता है परचेज। आपकी डेट होगी दिसंबर 4, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों परचेज डेबिट हुआ, क्योंकि माल खरीदा है, माल आ रहा है। माल एक प्रकार से रियल अकाउंट होता है। परचेज इज अवर रियल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट विच कम्स इन। जब कोई माल आता है हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट। टू आशु, आशु क्योंकि आशु देने वाला है, आशु एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट है और रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट विच रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। आशु देने वाला है, आशु दे रहा है और जो व्यक्ति दे रहा है उसको हमको क्रेडिट करना है।
अमाउंट दिया हुआ आपको 20,000, आप फिलअप करोगे 20,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आशु। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका राहुल को नकद माल बेचा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी ट्रांजैक्शन में नकद शब्द आ जाता है तब प्रस्थल का कोई मतलब नहीं है। आपने लिखा राहुल को नकद माल बेचा, जब नकद आ गया तो राहुल से कोई लेना देना नहीं अपना, अपने डायरेक्ट दो ही खाते होंगे, कैश और सेल्स। यदि ये नकद वर्ड नहीं होता तब हम राहुल को डेबिट करते, बट इस क्वेश्चन में आपको राहुल का साथ में कैश भी दिया हुआ है। जब कैश है तो कैश को राहुल को हटा दो, डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी, डेट है आपके पास में 6 दिसंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपके पास में 15,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट 10 दिसंबर तारा से नकद माल खरीदा। दिसंबर 10, देखिए यहां पर भी माल खरीदा है तो पहला अकाउंट तो परचेज, लेकिन सेकंड अकाउंट तारा के साथ में कैश भी आया है, तारा के साथ में नकद शब्द दिया हुआ है तो तारा से अपना कोई मतलब नहीं है, तारा का नाम भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा, टू कैश, और अमाउंट है आपके पास में 40,000। नरेशन लिखोगे पाल है। चलिए चलिए बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा, या डायरेक्ट लिख सकते हो बी गुड्स परचेज्ड, तारा नहीं भी लिखोगे चलेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को है आपके पास सुमन को माल बेचा। देखिए यहाँ पर आपको माल बेचा है सुमन को, दो खाते होते हैं, यहाँ कैश वर्ड नहीं है इसीलिए डायरेक्ट सुमन से एंट्री करेंगे, सुमन पाने वाला है और माल जा रहा है, आप एंट्री करोगे दिसंबर 13, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट है आपके पास में 20,000 रुपए, आपने अमाउंट फिलअप किया 20,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन। नेक्स्ट आपके पास में आगे सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया। यहां देखिएगा आप चेक रिसीव कर रहे हो और बट्टा दिया है, देखिए बड़े ही ध्यान से समझना, आपको चेक रिसीव हुआ है 16 दिसंबर को, सुमन से भुगतान का चेक। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क डिस्मिस हो गया था, वापस समझते हैं। सुमन से आपने चेक प्राप्त किया है, जैसे ही आपने चेक प्राप्त किया हमने वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने चेक सेम डे डिपॉजिट करवाया है, इसीलिए हम एंट्री करेंगे दिसंबर 16, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमन। देखिए आप यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट इसीलिए करोगे क्योंकि चेक रिसीव हुआ लेकिन उसी दिन जमा नहीं कराया, डिस्काउंट आपने डिस्काउंट दिया है,
हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, आप दे रहे हो, खर्चा है आपके लिए, क्योंकि हमने ये पहले भी क्लियर किया है, जब आपका चेक रिसीव होता है या कोई पेमेंट रिसीव होता है उस समय चेक आपके लिए डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेज होता है, खर्च होगा है, तो हमको इसको डेबिट करना है टू सुमन। आपका टोटल सुमन का 20,000 था, 500 आपका डिस्काउंट है एंड 19,500 आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ है बाय चेक। अमाउंट नरेशन लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलाउड। ये आपका एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और ये कॉपी में आपको एंट्रियां करनी है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट इससे आगे वाले ट्रांजैक्शन समझते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको साफ कर लेता हूं और नेक्स्ट आगे देखिएगा आप लोग। अगला ट्रांजैक्शन है 20 दिसंबर को, दिसंबर 20, आशु को चेक से भुगतान किया। यहां आप पेमेंट कर रहे हो और बाय चेक दे रहे हो, एंट्री करोगे आशु अकाउंट डेबिट, आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आशु पाने वाला है और अपने यहां से पैसा जा रहा है, चेक से दे रहे हो। चेक जब दे रहे हो तब तो आपको 100% बैंक ही क्रेडिट करना है। नरेशन लिखोगे, बीइंग चेक अमाउंट पेड टू आशु बाय चेक। और आशु का चेक कितने का था? अमाउंट दिया हुआ आपको 10,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 22, किराए का भुगतान चेक से किया। आप रेंट पेड कर रहे हो, बाय चेक पेमेंट कर रहे हो, एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट बैंक से किया है, चेक से किया है, इसलिए टू बैंक लिखना है। अमाउंट होगा आपका 2,000 रुपए। नरेशन लिखोगे, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका दिसंबर 23, बैंक में जमा कराए। जब भी आप बैंक में जमा कराते हो, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है आपका, अमाउंट है आपके पास में 16,000 रुपए। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए ये सारे ट्रांजैक्शन, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। 2-4 ट्रांजैक्शन बचे हैं जो हम इसको करके आपको सेंड कर देंगे, या फिर अपने नेक्स्ट अगली क्लास में उन एंट्रियों को देख लीजिएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो इन एंट्रियों को, तो आप हमें जरूर बताइएगा, चाहे मैसेज करो, कॉल करो या कमेंट में लिखो, जैसा भी आपको सुटेबल होता है एक बार आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये सवाल आपको अभी करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। धन्यवाद।